अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि नोयान काय की बिले में पहुंच गया था और उसने कहा था कि मैं सुल्तान ग़ियासुद्दीन के हुक्म पर यहाँ आया हूँ। इस किस्त के आगाज़ में बामसी कहता है, सरदार पता नहीं ये सच बोल रहा है या झूठ, आप कहें तो मैं उसकी लाश आपके सामने बिछा दूँ। अर्तुगरुल कहता है, अगर हमने सुल्तान के फरमान पर आए हुए ओगेदाई खान के कासिद को मार दिया तो हम अपनी ज़मीनों पर हमले के दरवाजे खोल देंगे बामसी। ओगेदाई खान नोयान के कत्ल का इल्ज़ाम हमारे सुल्तान पर लगाएगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, अब्दुर्रहमान नोयान को अंदर ले आओ। कुछ देर बाद नोयान अंदर दाखिल हो जाता है। इस तरह नोयान अर्तुगरुल के सामने बैठ जाता है और फिर कहता है, गोक तेंगरी मुसलसल ज़मीन को सूरज के गिर्द घुमाता है ताकि हम जहाँ गिरें वहाँ से दोबारा उठें और लड़ाई को जारी रखें। इसीलिए मैं दोबारा तुम्हारे सामने आ गया हूँ अर्तुगरुल। रूहें अभी मेरी मौत नहीं चाहती थीं। रूहें जानती थीं कि अभी मेरा तुमसे हिसाब बाकी है। तुम मुझे काली मिट्टी में दफन करना चाहते थे, लेकिन मिट्टी अभी मुझे कबूल नहीं करना चाहती। अर्तुगरुल कहता है, मिट्टी ने तुम्हारे जैसे गलीज की क्या कर दी है नोयान। नोयान कुछ सोचने के बाद कहता है, तुम्हारी जुबान तुम्हारी तलवार की तरह तेज है अर्तुगरुल। मैं रूहों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तुम जैसा ज़हीन और बहादुर दुश्मन अता किया है। अर्तुगरुल कहता है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो नोयान। नोयान कहता है, सबसे पहले मैं अफसोस करता हूँ। मैंने सुना है कि हलीमा सुल्तान मर गई है। वो एक बहादुर औरत थी। तुम्हारी तरह उसने भी मुझे काफ़ी मुश्किल वक्त दिया। अर्तुगरुल पूछता है, ओगेदाई खान और सुल्तान मुझसे क्या चाहते हैं। नोयान कहता है, शायद तुमने सुना हो अर्तुगरुल, हमने ओगेदाई खान के साथ मिलकर एक अजीम फतह हासिल की है। हमने क्यावी को फतह करके अपने इलाके में शामिल कर लिया है। आधी दुनिया पर हमारी हुकूमत है अर्तुगरुल। अब हम बाकी आधे हिस्से को भी हासिल करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, असल बात करो नोयान, तुम यहाँ क्यों आए हो। नोयान कहता है, मैं तुम्हारे सुल्तान के पास ओगेदाई खान का हुक्म लेकर गया था और तुम्हारे सुल्तान ने मेरे खान की ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया है, लेकिन तुम्हारे सुल्तान ने कहा है कि वो हमारे खान से कोई दरख्वास्त करना चाहता है और इस काम के लिए उसने जिस कासिद को चुना है वो तुम हो। यानी इसका मतलब है कि मैं और तुम एक लंबे सफ़र पर जाने वाले हैं अर्तुगरुल। इतने में गुनल भी वहाँ पहुँच जाता है और अर्तुगरुल को सुल्तान की तरफ से आने वाला फरमान देता है। अर्तुगरुल उसे खोल कर पढ़ने लगता है और फिर कहता है, सुल्तान मुझे अपना कासिद बनाकर ओगेदाई खान की तरफ भेजना चाहते हैं। फिर गुनल्ब कहता है, सुल्तान ने यह भी कहा है कि आप इस थैले में मौजूद चीज़ें ओगेदाई खान तक पहुँचाएँ। इसके बाद अर्तुगरुल वो थैला उठाकर दूसरे खेमे में चला जाता है। अंदर जाकर अर्तुगरुल थैला खोलकर देखता है और फिर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर वो दोबारा मरकजी खेमे में आ जाता है और कहता है, बामसी अपने साथ कुछ सिपाही लो और नोयान को हल्ली बाजार के सराय महल में ले जाओ, ये आज वहीं ठहरेगा। नोयान पूछता है, हम कब रवाना होंगे। अर्तुगरुल कहता है, यह तुम्हें कल सुबह पता चल जाएगा नोयान। फिर अर्तुगरुल बामसी को कहता है, अब इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। नोयान हल्ली बाजार के सराय महल में खाना खा रहा था। अर्तुगरुल के सिपाही उसे बहुत गुस्से से देख रहे थे। नोयान के सिपाही भी मुंह बार बार कर खाना खा रहे थे। इतने में बामसी भी वहां पहुंच जाता है और दुमरुल को कहता है, इनका ध्यान रखना, कहीं ये खा कर मार ही ना जाएं। फिर नोयान बामसी को कहता है, आओ मजबूत आदमी, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। बामसी कहता है, तुम्हारे जैसे शैतान के साथ मैं अपना गुनाह भी नहीं बांटना चाहूँगा नोयान। नोयान कहता है, अगर तुम मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते तो वक्त आने पर तुम अपनी डूबती हुई रियासत और अपनी खूबसूरत औरतें हमारे साथ कैसे बांटोगे। यह सुनकर बामसी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर नोयान कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या तुम इस गुस्से को अपने आप तक महदूद रखना चाहते हो। बामसी कहता है, वक्त आएगा नोयान, और वक्त आने पर मैं तुम्हारी जहरीली जुबान काट दूंगा। नोयान कहता है, वक्त आने पर तुम्हारी ये ज़मीनें, हत्ता कि तुम्हारे सुल्तान का महल भी मेरे हाथ में होगा। यह सुनकर बामसी बहुत गुस्से में आ जाता है।
फिर नोयान खड़ा होकर कहता है, फिर मैं अर्तुल की नस्ल तबाह करने आऊँगा, उसके सब घर वालों को उसके खेमे में जला डालूंगा, तुम्हारे सब कबीले हार मान लेंगे और मेरे जूते का बोसा लेंगे, लेकिन काई वालों की किस्मत इससे भी बुरी होगी। इस तरह बामसी नोयान के मुआवजों को गिराकर नोयान के सामने खड़ा हो जाता है। फिर नोयान कहता है, मैं अर्तुल को जिंदा जला दूंगा और फिर उसकी खाल से अपने लिए एक खूबसूरत खैमा बनाऊंगा। बामसी कहता है, पहले तुम अपने जिस्म पर लगे जख्मों को जलाओ जो तुम्हें मेरे सरदार ने दिए थे नोयान। तुम्हारी बदबूदार और जली हुई लाश को मैं अपने जूतों के तस्मों के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। यह सुनकर नोयान हंसने लगता है और फिर बामसी भी हंसने लगता है। फिर बामसी कहता है, हंसो नोयान हंसो, जब वक्त तब्दील हो जाएगा और सफ़ेद स्याह हो जाएगा और जब हमारे बहादुर इकट्ठे होकर मैदान जंग में उतर आएंगे तो फिर तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा नोयान। नोयान मुसलसल हंस रहा था। फिर बामसी और उसके साथी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद नोयान कहता है, तुम अपने आबाओ अजदाद की कहानियाँ सुनाते रहो, मैं यहाँ कहानियाँ सुनने नहीं बल्कि तारीख बनाने आया हूँ। यह कहकर नोयान वहाँ से चला जाता है और बामसी के साथी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद नोयान अपने कमरे में पहुंच जाता है। इतने में उसकी बहन आलम गोया उसके सिपाहियों के बेस में वहां पहुंच जाती है और बैठने के बाद पूछती है, जो मैंने सुना है क्या वो सच है भाई? नोयान कहता है, हाँ, अर्तुल कासिद बनकर मेरे साथ जाएगा। आलम गोया कहती है, और रास्ते में तुम उसे कत्ल कर दोगे। नोयान कहता है, इसका इन्हिसार अर्तुल के फैसले पर है आलम गोया। ओगेदाई खान ने मुझे कहा है कि हमें खून के बगैर फतह चाहिए और तुर्क सरदार हमारी अतात कर लें, और ये काम हम अर्तुल से शुरू करेंगे। अब अर्तुल खुद ओगेदाई खान के सामने जाने वाला है, इसलिए अर्तुल का फैसला ओगेदाई खुद सुन लेगा। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम इस इलाके में मेरी आंखें और कान बांधकर रहोगी और अर्तुल की वालदा और उसके बच्चों का एतमाद जीतोगी। आलम गोया पूछती है, अगर अर्तुल ने ओगेदाई की अतात करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? नोयान कहता है, तो फिर वो सब मरेंगे, हत्ता के झूले में पड़ा उस्मान भी। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुल कहता है, रियासत की किस्मत एक दफ़ा फिर हम पर मुनसर हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी जान ज़ाया ना हो तो हमें यह जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। कल सुबह हम ओगेदाई खान की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल रवाना होने के लिए तैयार था। जाने से पहले वो बारी बारी अपने बच्चों को देखता है और प्यार करता है। इतने में दूसरे खेमे से गुंदुज भी आ जाता है और कहता है, अब आप भी जा रहे हैं बाबा, मैं अपने भाइयों के साथ क्या करूंगा? क्या आप रुक नहीं सकते? अर्तुल कहता है, मैं सुल्तान के हुक्म की खिलाफवर्जी कैसे कर सकता हूँ बेटा? दादी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, सुगाई खातून भी यहीं है, उस्मान भी आप पहले से बहुत मजबूत हो चुका है और मेरी गैर मौजूदगी में तुम कबीले के सरदार भी हो। यह सुनकर गुंदुज कहता है, जैसे आपका हुक्म बाबा, आप एक मुश्किल जिम्मेदारी पर जा रहे हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाइयों का ख्याल रखूं। यह सुनकर अर्तुल खुश हो जाता है और गुंदुज को प्यार करता है। फिर वो अपनी वालदा से मिलता है। आयमा खातून कहती हैं, उस गलीज नोयान का ध्यान रखना बेटा। अर्तुल कहता है, आप परेशान ना हो वालदा, मैं उसे देख लूँगा। आप पीछे से हिजरत की तैयारियाँ शुरू कर दें। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है।